वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। देखो, हम सभी जानते हैं कि किसी भी तरीके का, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, ठीक है ना, हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके बिजनेस को सरवाइव करना है, ठीक है, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, तो फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और इसी वजह से जो हम लोग जो इन फाइनेंस को हम लोग जो अपने बिजनेस का लाइफ ब्लड भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे अंदर खून है, जीने के लिए अगर खून की कमी हो गई तो तबीयत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बिजनेस की भी है, ठीक है ना। जैसे ही उसके पास फाइनेंस अगर कम पड़ जाता है तो तबीयत बिजनेस की भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि विदाउट फाइनेंस जो है कोई काम हमारा बिजनेस में नहीं हो पाता। ना तो हम लोग परचेज कर पाते रॉ मटेरियल्स, तो प्रोडक्शन का काम रुक जाता है। प्रोडक्शन का काम रुक गया, दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि सेल नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। दूसरी चीज़ें, हम लोग अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, इनको वेजेस भी पे नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि एक जो हमारी फाइनेंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से इसे हम लोग हमारी बिजनेस की लाइफ ब्लड कहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने अब जो इससे लास्ट चैप्टर था उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है सोर्सेज ऑफ फंड्स के लिए डिसीज़न लेता है, ठीक है ना, कि कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, ठीक है ना, हम लोग अपने बिजनेस को फाइनेंस करेंगे। तो वहाँ पे आप लोगों ने इतना पढ़ा। अब फाइनेंशियल मार्केट में ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि मेन हमारा बात क्या है कि ये सब डिसाइड करने के बाद एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई ये पैसे जो है हमने सोच तो लिए कि इनसे पैसे हम लोग जो है अपना रेज करेंगे, लेकिन जो बात आती है ये पैसे लाए कहाँ से, ठीक है ना। तो सारी बात आती है कहाँ पे, इसका आंसर है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, ठीक। अब फाइनेंशियल मार्केट जो है, देखो इसमें होता क्या है, जो हमारे पब्लिक है, ठीक है ना, जैसे हम लोग हैं, हम लोग इनकम करते हैं, ठीक है, कमाते हैं, और उसमें से पैसे खर्च भी करते हैं और हम लोग सेव भी करते हैं, ठीक। और दूसरी तरफ क्या होती है, हमारी जो होती है बिजनेसेस होती हैं, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस उन्हीं फंड्स को डिमांड करती है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सेवर्स हैं, तो हम लोग कहलाते हैं सरप्लस यूनिट्स, ठीक है। और बिजनेस जो इन फंड्स की डिमांड कर रही है, जो हमारी सेविंग्स की डिमांड कर रही है, ये कहलाती है हम लोगों की डिफिसिट यूनिट, ठीक है। अब होता क्या है, हम जितने भी सेवर्स हैं, ठीक है, हम अपने पैसे सेव करके जो है उनको बैंक्स वगैरह में या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, या फिर अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। जैसे LIC वगैरह है, GIC है, इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट करने के बाद ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये हमारी सेविंग्स को जो है क्या करती हैं कि इन्हीं बिजनेसेस को लोन के तौर पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बिजनेस क्या करती है, देखो वो हमें जितना इंटरेस्ट रेट देती है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो जो है इन बिजनेसेस से लेती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि हमने अपने पैसे बैंक में जमा किए या फिर LIC कराई, ठीक है, या फिर हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स किए, SIP किया। अब उसमें क्या है कि वो इंस्टीट्यूशन हम लोगों को बता देती है कि आपको जो है इतने साल बाद 10% का इसमें ज़्यादा आपको, या फिर 50% ज़्यादा आपको, या फिर जो भी परसेंटेज है, ठीक है, वो आपको ज़्यादा मिलेगा आपने जितना भी पैसा जमा किया। अब वही पैसे को क्या करती है, ये जितनी भी हमारी बैंक वगैरह, जिनको हम लोग इंटरमीडिएरीज कहते हैं, ठीक है, ये बैंक्स उन्हीं पैसों को बिजनेस को लोन के तौर पे दे देती है, ठीक है। और उनसे जो है हम लोग मान लेते हैं, जैसे अगर हम लोग को 10% के लिए कहा है तो उनको 15% पे दे दिया,
ठीक है। अब जो ये 5% का डिफरेंस है, ये 5% का डिफरेंस जो होता है ये बैंक के लिए एक इनकम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फाइनेंशियल मार्केट में जो काम होता है, ठीक है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म और हमारे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के फंड्स जो है इनका खरीद फरोख्त चलता रहता है, ठीक है ना। ऐसा मार्केट हमारी फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। फाइनेंशियल मार्केट जो है ये दो तरीके की होती है हमारी, एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है हमारी मनी मार्केट, ठीक। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो, हमारे फाइनेंशियल मार्केट के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला है मोबिलाइजिंग एंड चैनलाइजिंग द सेविंग्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। ये जितने भी फाइनेंशियल मार्केट के हमारे इंटरमीडिएरीज हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या है, इंटरमीडिएरीज। अब ये इंटरमीडिएरीज क्या करती है, हम पब्लिक्स की जो सेविंग्स होती हैं उनको, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिपॉजिट्स है, उनको एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करके जिन बिजनेसेस को उन फंड्स की ज़रूरत होती है, उन बिजनेसेस को वो फंड्स लोन के तौर पे जो है ये उनको मुहैया कराती है, जिससे कि हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो सेविंग्स है वो हमारे इन बिजनेसेस को लोन के तौर पे दिया जा रहा है, वो उस लोन के पैसों को अपने गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करने में, अपनी एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए, ठीक है, यूज़ करती हैं, जिससे कि हमारी जो है कंट्री की जीडीपी में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ की तरफ मोबिलाइज और चैनलाइज करती है। दूसरा है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। देखो, इसमें क्या है कि प्राइस डिस्कवरी मतलब प्राइस फिक्स करना, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स कहने का मतलब है कि हमारे शेयर्स हैं, हमारे डिवेंचर्स हैं, हमारे बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और भी छोटी मोटी और भी है जो शॉर्ट टर्म है, जिसमें हम लोग अपने कॉमर्शियल पेपर्स ले सकते हैं, ट्रेड बिल ले सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी जो है फाइनेंशियल एसेट्स मानी जाती हैं, जिसे हम लोग सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। तो इनका प्राइस किस तरीके से फिक्स किया जाता है। देखो, जो हम लोग हैं, जो सेवर्स हैं, ठीक है, ये जो है सप्लायर कहलाते हैं, ठीक है ना, सप्लायर ऑफ फंड्स। और जो हमारी बिजनेस है, ये बिजनेस जो है ये कस्टमर ऑफ फंड्स कहलाती है। मीन्स ये एक ऐसी यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं ना डिफिसिट यूनिट, ठीक है, ये उन फंड्स की डिमांड करती है। तो देखो, यहाँ पे प्राइस का जो फिक्सेशन होता है, ठीक है ना, तो वो होती है डिमांड और सप्लाई ऑफ फंड्स की मैकेनिज्म बेसिस। जैसी डिमांड जैसी सप्लाई होगी वैसे ही उनकी प्राइस में भी ऊपर नीचे चढ़ाव होती रहती है, और जिसके अकॉर्डिंग जो है इन्हीं डिमांड और सप्लाई, फंड्स की डिमांड और सप्लाई पे ही जो है प्राइस फिक्स की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो प्राइस डिस्कवरी में, प्राइस फिक्स करने में हमारे फाइनेंशियल एसेट्स की हेल्प करती है, ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। देखो, ये हम लोगों को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। लिक्विडिटी कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उन एसेट्स को हम लोग जो है जब चाहे तब, ठीक है ना, उनको हार्ड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि देखो, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि कुछ तो शॉर्ट टर्म्स तो अपने आप ही जो है मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने पे ही खुद ब खुद मैच्योर हो जाती हैं, वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म हैं, ठीक है ना, जिनको मैच्योरिटी पीरियड 5 साल 10 साल ऐसे होती हैं। तो अब अगर मैं कहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैंने पिछले साल कुछ शेयर्स खरीदे थे, ठीक है, मतलब मान लिए 50,000 रुपये के शेयर्स। अब मुझे 1 साल बीत चुका है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे थोड़ा कुछ खरीदना है, ठीक है ना,
मुझे पैसों की कमी है, मुझे ये पैसे चाहिए, तो अब मैं पैसे कैसे लाऊं? तो मैं उन शेयर्स को जो है फाइनेंशियल मार्केट में जो है किसी भी व्यक्ति को बेच सकता हूँ, और उस शेयर्स के जितने भी पैसे बनते हैं, मार्केट प्राइस उस वक्त पे जो भी होगी, उस मार्केट प्राइस के हिसाब से मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स की लिक्विडिटी फाइनेंशियल एसेट्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। फिर फोर्थ है हमारे पास रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो, फाइनेंशियल मार्केट जो है ट्रांजेक्शन्स के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है। वो किस तरीके से? फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, देखो जैसे मैं, ठीक है, मैं या चाहे आप हो, कहीं किसी फाइनेंशियल एसेट्स में, मतलब शेयर्स में, डिवेंचर्स में या बॉन्ड्स में आप लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन मेन दिक्कत कहाँ पे आती है कि भाई हम कौन से कंपनी के शेयर्स खरीदें, कौन से कंपनी के डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स खरीदें, क्योंकि हम लोगों को मुनाफा चाहिए। ठीक है। हर कोई चाहता है कि आप लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंड जनरेट हो। तो इसके लिए शेयर्स की बात करते हैं। तो शेयर्स में क्या आ जाएगा? देखो, शेयर्स में हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई कौन से शेयर्स के दाम जो है अभी कम चल रहे हैं और आने वाले टाइम में वो शेयर्स हम लोगों को मुनाफा दे। ठीक है। मतलब कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर उसके दाम बढ़ें। ठीक है। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशंस जो हैं हम लोगों को पता कहाँ से चल जाते हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स में, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में कई सारी इस तरीके की इंफॉर्मेशंस जो है आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है। कि कौन से प्राइस बढ़ेंगे एग्जैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोगों को इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं कि कौन से शेयर्स अच्छे चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता है। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशंस जो हैं, कुछ हम लोगों को डॉक्यूमेंट जो हैं फाइनेंशियल मार्केट से मिल जाते हैं। ठीक है ना। और हम लोग आजकल क्या हुआ कि देखो, हम लोगों को पहले पुराने टाइम पे क्या होता था कि एक ब्रोकर को हम लोग को लेना होता था कि अगर हम लोग को शेयर्स खरीदनी है, ठीक है, फिर उसके फ़ीस वगैरह पेमेंट करने पड़ते थे। लेकिन आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, जिसमें आपको फ़ी पे करना पड़ता है, तो वो बहुत कम, कई सारी फीसेस जो है अब वो ख़त्म हो चुकी है, देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट ने किया है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है कि ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है ना। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट जो है उसको क्लासिफाई दो पार्ट्स में किया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट जो है, एक तो है हमारे पास मनी मार्केट और दूसरी है हमारे पास कैपिटल मार्केट। ठीक है। फिर कैपिटल मार्केट को फर्दर फिर सब डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है हमारे पास प्राइमरी मार्केट और दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट हम लोग किसे कहते हैं? ठीक। तो मनी मार्केट में आते हैं, जो हमारी मनी मार्केट हम लोग किसे कहते हैं? देखो, मनी मार्केट जो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे डेट सिक्योरिटीज़, ठीक है, का यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं, सिर्फ यही यहाँ पे जारी की जाती है और इनको खरीद बेच मतलब डेट सिक्योरिटीज़ की होती है। ठीक है। डेट सिक्योरिटीज़ कहने का मतलब है बोरोड फंड, उधार वाले पैसे। ठीक है। और इनकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है मनी मार्केट की, ये ज़्यादातर हमारी शॉर्ट टर्म वाली होती है। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से 1 साल के अंदर ही इनकी मैच्योरिटी पीरियड होती है। ठीक। तो इसमें जो हमारी मनी मार्केट के कुछ मेन हम लोग कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, या फिर हम लोग सिक्योरिटीज़ कह सकते हैं, वो हमारी होती है। एक ट्रेजरी बिल होती है, एक कॉमर्शियल बिल होती है, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जिसे हम लोग सीडी कहते हैं, ट्रेड बिल है और कॉमर्शियल बिल्स हैं। ठीक है। ये कुछ हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, डेट सिक्योरिटीज़ जिनमें हमारी मनी मार्केट डील करती है। ठीक है। और
इस मनी मार्केट का कोई भी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका फिजिकल लोकेशन नहीं होता। आप लोग ये नहीं कह सकते, जैसे हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है ना, हर हफ्ते तो सब्जी के लिए एक बाज़ार लगती है, हम लोगों ने मान क्या लिया, ऐसा होता ही है, ठीक है ना। सब्जी के लिए एक बाज़ार लगती है तो आपको मालूम है कि वहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, अपना सब्जी वब्जी लेके हम लोग वहाँ से खरीद रहे हैं। लेकिन जो मनी मार्केट होती है, इसकी इस तरीके से कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इस तरीके के जो भी मार्केट है या फिर जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो हम लोग की मनी मार्केट से की जाती है, वो इंटरनेट या फिर टेलीफोन के थ्रू ही की जाती है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जो मनी मार्केट है, यहाँ जिस तरीके की सिक्योरिटीज़ के साथ डील की जाती है, ठीक है, वो मेनली वर्किंग कैपिटल्स के लिए की जाती है, ठीक है। कंपनीज जिनको अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, वो जो है मनी मार्केट की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इसके मेन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। इसके मेन पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी आरबीआई है, हमारी फाइनेंशियल कंपनीज है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसकी मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि इस मनी मार्केट में होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। देखो, मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जिनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास कॉल मनी, ठीक है। कॉल मनी देखो, पहला है इसका बोरोड और लैंड ऑन डिमांड फॉर शॉर्ट पीरियड। कॉल मनी जो है ये बोरो की जाती है या फिर कोई भी इसको उधार के लिए देता है तो वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए देता है, और वो शॉर्ट पीरियड जो होती है या तो एक दिन के लिए होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट है इसका मोस्टली बैंक मेक्स यूज़ ऑफ द कॉल मनी। देखो, ज़्यादातर हमारी कॉल मनी का यूज़ कौन करती है, बैंक्स करती हैं, ठीक है। फिर है कॉल मनी इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी। कॉल मनी को हम लोग इंटर बैंक कॉल मनी या फिर कह सकते हैं, ठीक है। इवन इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स कंपनी एटसेट्रा ऑल्सो डील इन कॉल मनी। कुछ हमारी इंश्योरेंस कंपनी है जैसे LIC, GIC और म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, ठीक है ना। तो यही कुछ कंपनीज हैं जो हमारी कॉल मनी में डील कर सकती है। अब बताते हैं कॉल मनी, इंटर बैंक कॉल मनी या फिर कॉल मनी बैंक ही क्यों बोरो करती है। देखो, होता क्या है, रोज़ की डीलिंग जो होती है, कभी कभार क्या होता है कि बैंक के पास जो है लिक्विड कैश, ठीक है, वो कम बची होती है और उनको कुछ ना कुछ जो है अपने पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैश जो है अपने पास हर दिन रखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा विड्रॉल हो जाने की वजह से, ठीक है ना, बैंक की ये रिक्वायर्ड जो अमाउंट होती है, लिमिट जो होती है वो कम हो जाती है। तो उस लिमिट को बनाए रखने के लिए बैंक्स क्या करती हैं कि दूसरे बैंक से जो है एक दिन के लिए ये उधार लेती है, ठीक है ना। और अगले दिन जो है या फिर जैसे उनके पास पैसे होते हैं 15 दिन के अंदर, वो उन पैसों को जिस बैंक से उधार लेती है उस बैंक को वापस कर देती है, ठीक। तो जो है इस पर्पस के लिए ज़्यादातर बैंक जो है कॉल मनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग ट्रेजरी बिल, जिसे हम लोग टी बिल्स भी कहते हैं, ठीक। अब देखो, टी बिल्स में क्या है, पहला इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, जो ट्रेजरी बिल्स होती हैं ये हमारी रिजर्व बैंक इशू करती है, किसके बिहाफ पे, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, ठीक है ना। दूसरा है इशूड टू बैंक्स एंड जनरल पब्लिक एट अ सर्टेन डिस्काउंट एंड रिपेबल एट फेस वैल्यू। देखो, ट्रेजरी बिल जो है ये हमारी जनरल पब्लिक जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को इशू की जाती है, ठीक है, और बैंक्स वगैरह को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू की जाती है। और इस तरीके के टी बिल्स जो है वो भारी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि इन्होंने टी बिल्स इशू किया, ठीक है, वो टी बिल्स का फेस वैल्यू मतलब उसकी हम लोग, मैं कह सकता हूँ कि लिस्ट प्राइस, ठीक है ना, हम लोग लेकिन अकाउंटिंग में उसको फेस वैल्यू कहते हैं।
अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, मतलब एक टी बिल 100 रुपये का था, ठीक है, तो हम लोग को वो बैंक जो है आरबीआई उसको 60 रुपये या फिर 70 रुपये में जारी कर देती है। तो जिसमें क्या होगा कि आप अभी टी बिल्स लो और आरबीआई को 70 रुपये दे दो, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो उस वक्त पे आप लोग टी बिल्स वापस कर दो और उसकी जगह पे 100 रुपये के हिसाब से आप पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो है इस तरीके के टी बिल्स जो है भारी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, और जब उसका रीपेमेंट होता है, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे जब आपको पैसे वापस मिलेंगे, तब वो फेस वैल्यू पे पैसे वापस कर देते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज डीप डिस्काउंट बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स। देखो टी बिल्स को हम लोग डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहते हैं और जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। जनरली इशूड फॉर 91 डेज, 181 डेज एंड 364 डेज। देखो जनरली 91 दिन के लिए इशू किया जाता है, या फिर 181 दिन के लिए, या फिर 364 दिनों के लिए ही इसको इशू किया जाता है। इतने के दिनों के बाद इसको जो है हम लोग मैच्योर कर देते हैं या फिर रिडीम कर दिया जाता है, ठीक है। फिर है इशूड फॉर अ मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ ₹25,000 एंड इन सेम मल्टीपल्स, ठीक है। जो इसे इशू किया जाता है, इशू करने की मिनिमम प्राइस जो फेस वैल्यू जो होती है वो 25,000 रुपये तक की होती है, ठीक है। और अगर 25,000 से आप लोग ज़्यादा इशू करना चाहती है अगर आरबीआई, तो 25,000 के मल्टीपल में ही इशू किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर 25,000 से ज़्यादा करना चाहते हो तो 25,000 का मल्टीपल अगला क्या होगा, 50,000। 50,000 का अगला मल्टीपल क्या होगा, 25,000 का अगला 25 3 75, ठीक है। फिर और आगे मल्टीपल यूज़ करना चाहते हो तो 25 4 जा 1 लाख, तो 25 50 75 1 लाख 1 25 1 50 1 75 2 लाख, इस तरीके से जो है हम लोग इसको इशू कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है 26,000 आप लोग इशू नहीं कर सकते, 58,000 आप लोग इशू नहीं कर सकते, ठीक है ना। मल्टीपल्स में ही इशू करना होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रेड बिल। ट्रेड बिल हमारे पास है, देखो इसे हम लोग कॉमर्शियल बिल भी कहते हैं, या फिर आप लोग ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, बहुत कुछ आप लोगों को मालूम भी होगा। ट्रेड बिल इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, ठीक है। जो ट्रेड बिल है ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है, मतलब एक ये प्रूफ होती है। जस्ट ट्रेड बिल जो है एक आपके पास स्लिप होगी, ठीक है, एक हम लोग कह सकते हैं कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन वो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होती है, मतलब कि आप लोगों ने किसी से कुछ उधार लिया हुआ है, आप लोगों पे कुछ उधार है, उस चीज़ का रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, प्रूफ होता है। फिर ड्रॉवर ऑफ द बिल इंस्ट्रक्ट और डायरेक्ट द ड्रॉई टू मेक द पेमेंट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देखो इस बिल में ये भी बताया हुआ होता है, लिखा हुआ होता है कि आपको बिल कितने टाइम तक के लिए इशू किया गया है, ठीक है। उसमें एक ड्रॉवर जो जब बिल लिखता है तो उसमें वो ड्रॉई को इंस्ट्रक्ट भी कर देता है कि आप जो है इस तारीख से पहले या फिर इस तारीख को अपने बिल का पेमेंट कर देना, ठीक है। फिर आते हैं बीइंग एक्सेप्टेड द बिल बिकम अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट नॉन एज ट्रेड बिल। देखो जैसे ही ड्रॉई जो है इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने का मतलब है जब ड्रॉवर आपको बिल लिख के देगा और आप उस बिल पे सिग्नेचर करके ड्रॉवर को वापस कर दोगे, दैट मीन्स साइन होते ही आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है वो बिल हमारी मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, ठीक है, और उसे हम लोग ट्रेड बिल कहना शुरू कर देते हैं, उसका नाम ट्रेड बिल हो जाता है। तो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है कि आप लोग उससे किसी भी लायबिलिटी को पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। मार्केटेबल मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, किसी भी थर्ड पर्सन को दे सकते हो, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ जैसे मैं हूँ, मुझे आपको कुछ जैसे आपने मुझ पे बिल बनाया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मुझे मालूम है
कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया और आपको दे दिया, ठीक है। अब आपका भी कोई क्रेडिटर है जिसे आपको पेमेंट करना है, तो आप उस बिल को उस बंदे को भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन बीइंग डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम कमर्शियल बैंक इट इज़ नॉन एज कमर्शियल बिल। कभी कभी क्या होता है, जैसे बिल हम लोगों ने सब एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है। अब ड्रॉवर क्या चाहता है, ड्रॉवर ने हमें दिए थे 3 महीने के वक्त, ठीक है। अब 2 महीने के बाद ही ड्रॉवर को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो इस बिल को क्या कर सकता है कि बैंक ले जाके वहाँ पे डिस्काउंट करा सकता है। मतलब कि कुछ चार्जेस बैंक काट लेगी उसमें से और बाकी पैसे जो है बिल का आपको पे कर देगी। जब इस तरीके से हम अगर कॉमर्शियल बैंक से अपने ट्रेड बिल की डिस्काउंटिंग करा लेते हैं तो उस बिल को हम लोग कॉमर्शियल बिल कहते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड इज़ जनरली 90 डेज, और जितनी भी हमारी जो बिल ऑफ एक्सचेंज होती है इसकी मैच्योरिटी डेट 90 डेज, मतलब हम लोग कह सकते हैं 3 महीने के लिए ही होती है, ठीक है। फिर आते हैं कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर, सीपी इज़ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। देखो सीपी जो है एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड कहने का मतलब है कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, ठीक है ना, जब सीपी इशू किया जाता है किसी को। सेकंड पॉइंट है इशूड बाय कंपनी हैविंग मैच्योरिटी पीरियड बिटवीन 3 to 12 मंथ्स। देखो ये जो कमर्शियल पेपर्स है कौन इशू करती है, हमारी कंपनीज इशू करती है। जब इसको इशू करती है तो हम लोग पैसे देते हैं, ठीक है। और कंपनी इस तरीके से जब भी पैसे लेती है तो कोई भी एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रखती, ठीक है ना, मतलब गिरवी नहीं रखती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए कहा गया था पहले पॉइंट में कि सीपी जो है वो एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, इशूड बाय रेप्यूटेड लीडिंग कंपनीज बिकॉज इट इज़ अनसिक्योर्ड। देखो कॉमर्शियल पेपर जो है सिर्फ वही कंपनीज इशू कर सकती हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि ये प्रोमिसरी नोट जो होती हैं वो अनसिक्योर्ड होती हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट पॉइंट है हम लोग का, जनरली परचेज्ड बाय बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इस तरीके की जो भी कॉमर्शियल पेपर्स होती है ये ज़्यादातर हमारी बैंक्स और म्यूचुअल फंड कंपनीज ही खरीदती हैं, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट हमारे पास है एक पॉइंट और है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कॉमर्शियल पेपर का। द फंड्स रेज थ्रू सीपी आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट, दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ये कई बार एग्जाम में आता है। देखो जो भी कंपनी कॉमर्शियल पेपर के थ्रू जो अपने फंड्स को रेज करती है, ठीक है, तो ज़्यादातर कंपनीज जो हैं ये सीपी के थ्रू इसलिए रेज करती है कि वो अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट कर सके, ठीक है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट की पेमेंट कर सके। और कोई भी कंपनी जब अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए या फिर उसकी पेमेंट करने के लिए कॉमर्शियल पेपर इशू करती है, ठीक है, तो उसे हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है, देखो कभी कभी कोई जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स इशू करने से पहले जो है उनको कई तरीके के जो है एक्सपेंसेस करनी होती हैं, क्योंकि उसमें कुछ लीगल फीस वगैरह पे करनी होती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जो है प्रिंट कराने के करने होते हैं, और अंडर राइटर्स वगैरह हम लोगों को अपॉइंट करने होते हैं, ब्रोकर्स अपॉइंट करने होते हैं। तो इन सभी खर्चों के लिए जो है सीपी यूज़ किया जाता है। यही सब खर्चे हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको हम लोग सीडी भी कहते हैं, ओनली बैंक कैन इशू सीडीज, सिर्फ बैंक ही इशू कर सकती है सीडीज को, ठीक है। इट इज़ अ टाइम और फिक्स डिपॉजिट, ये एक तरीके की टाइम डिपॉजिट है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट है। इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक
डेवलपमेंट बैंक अगेंस्ट द डिपॉजिट कैप्ड बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, देखो कॉमर्शियल बैंक इशू करती है या फिर हमारी डेवलपमेंट बैंक इशू करती है। जब भी ये बैंक्स जो है सीडी इशू करेगी तो सीडी इशू करने के साथ ये कंपनीज को इशू करती है और कंपनीज से वो पैसे लम सम में ले लेती है। ठीक है ना, मतलब 1 लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, उतने पैसे अपने पास जमा करके कुछ टाइम के लिए वो अपने पास रख लेते हैं। जैसे हम लोग एफडी कराते हैं बैंक से, कि जब एफडी कराने गए तो हम लोग को कितने का कराना है, 5 लाख का कराना है, तो 5 लाख हम लोगों को एकदम से ही एट अ टाइम पे करना होता है, हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं पे करते हैं ना। बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये भी है। ठीक है ना, कंपनीज जब जिनको सीडीज खरीदना होता है वो बैंक के पास पूरा का पूरा अमाउंट, जितना जैसे अगर 10 लाख का खरीदा है तो 10 लाख रुपए बैंक के पास डिपॉजिट करना होता है, इसीलिए इसको टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट कहा गया है। ठीक है, बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू डिस्काउंट इट। देखो कोई भी कंपनी जिसको सीडी इशू हो गया है वो किसी बैंक में जाके इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को डिस्काउंट नहीं करा सकता है, जैसे हम लोग ट्रेड बिल को करा सकते थे। ठीक है, कोई भी कंपनीज इसको करा नहीं सकती और किसी बैंक को ये परमिशन नहीं होती है कि इन कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को जो है डिस्काउंट कर दे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। देखो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब आप लोग किसी थर्ड पर्सन को भी इसे बेच सकते हो। ठीक है, फिर है लास्ट पॉइंट हमारा, मिनिमम फेस वैल्यू इज़ ₹1 लाख एंड फर्दर इन द मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख। देखो इसकी मिनिमम फेस वैल्यू जो होती है वो 1 लाख रुपए की होती है और 1 लाख रुपए से आप लोग ज़्यादा इशू करना चाहते हो तो आप लोगों को 1 लाख के मल्टीपल में ही उसको इशू कर सकते हो। मीन्स 1 लाख या करो या तो 2 लाख करो या तो 3 लाख करो या तो 4 लाख करो। ठीक है, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 1,75,000 इस तरीके से इशू नहीं किया जाता। ठीक है, सो आज का फर्स्ट सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। सेकंड सेशन में मैं आऊँगा आपके पास अपने कैपिटल मार्केट के साथ। ठीक है, थैंक यू।